सो व्हाट्सअप क्या चल रहा है ज़िंदगी में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से फिल्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया था फॉर बेस्ट विजुअल्स इफेक्ट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी ऑफ 2018 कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, जो कि कैलिफोर्निया हिस्ट्री के डेडलीस्ट वाइल्ड फायर है जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को भी बहुत सारे कैजुअलिटीज फेस करना पड़े। फिल्म का नाम है द लॉज बस। शायद हम में से बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। बने रहना वीडियो, यू गाइस विल। वेंसडे 7 नवंबर 28 फिल्म शुरू होते ही पैराडाइज का वो प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे फायर शुरू होता है और मौसम देख के पता चल रहा होता है कि बहुत ड्राई और विंडी वेदर है। फिर ड्रोन शॉट से एक बस को दिखाया जाता है जहाँ पे केविन, जो बस का ड्राइवर और मेन कैरेक्टर इस मूवी का, वो बच्चों को स्कूल से घर ड्रॉप कर रहा होता है। फिर रेडियो पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है वेदर के बारे में, बताता है कि 210 दिन से बारिश का एक बूंद तक नहीं गिरा और आगे मौसम और भी ड्राई हो सकता है। फिर बताया जाता है कि ब्यूट कंट्री और आसपास के एरिया में रेड फ्लैग वाइल्ड फायर वार्निंग दिया गया है और इलेक्ट्रिक शट ऑफ्स का चांसेस है। और फिर रूबी बिशप, जो कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन डिस्पैचर है, केविन बस डिपोट में बस को पक करके उसको केस देना चाहता है। फिर केविन रूबी से कुछ पैसा के बारे में पूछता है। उसका पापा के मेडिकल बिल्स, उसका माँ और ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा टाइट सा है। फिर वो सीधा बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। फिर वो कार से अभी भी घर पहुंचता है और इतने में एक कॉल आता है। बोला जाता है कि एक से रिपोर्ट आया है और ये बैड न्यूज़ है। फिर बोलता है एल्विस का बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो रहा है। फिर थोड़ा आगे जाके पता चलता है कि एल्विस उसका डॉगी का। फिर घर आता है और उसका मम्मी उसको बोलता है कि शॉन, जो कि उसका बेटा है, घर पे मुझे बोला कि वो बीमार है, वो स्कूल नहीं है। फिर वो रूम जाता है और फिर केविन शॉन से बात करना चाह रहा होता है पर उनका बात नहीं बनता और पता चलता है कि कुछ तो पुराना फैमिली लफड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात का समय और वेदर काफी ज्यादा विंडी हो चुका है और एक पावर ट्रांसमिशन के फॉल्ट की वजह से आग का स्पार्क गिर जाता है और फॉरेस्ट का भी ड्राई होने की वजह से जल्दी ही आग फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे कैमरा स्पिन होता है बहुत सिनेमेटिक फील होता है और कलर ग्रेडिंग्स और बाकी सारे चीजें से करने की वजह से वो काफी खुलती है। तुरंत ही आग फैलना शुरू हो जाता है फॉरेस्ट में। फिर सीन शिफ्ट होता है, रेडियो पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग हो रहा होता है और वेदर के बारे में बात करता है जो कि एक्सट्रीम विंडी हो चुका था। रेडियो को बंद करके केविन बस डिपोट पे आता है। रूबी से बात होता है, बोलती है कि बस सर्विस करवाना है, जल्दी लौटना। फिर वो बस स्टार्ट करता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, फायर बहुत जैसा फैल चुका है। एक ट्रक ड्राइवर जा रहा होता है, उसको दूर से आग नजर आता है। इमीडिएटली वो फायर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाता है, बोलता है कि मैं हाईवे 70 पे हूँ, पलका ब्रिज के आस वेस्ट साइड ऑफ केनियन पे ग्रास फायर जैसा कुछ दिख रहा है। इमीडिएटली एक्शन लिए जाते हैं। फर्दर को कैलिफोर्निया फायर स्टेशन, जो कि 8 मील ईस्ट में है पैराडाइज से, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। वो लोग भी इमीडिएट एक्शन लेते हैं। फिर कंडीशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फायर तूफान की तरह स्प्रेड हो रहा था। फायर फाइटर्स वहाँ पे पहुंच के कोशिश करता है पर रोड काफी नैरो होने की वजह से वो लोग ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। आग और भी ज्यादा आगे फैलते हुए दिखाया जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जो भी है उससे पहले कि ये बहुत बड़ा कुछ हो जाए, हमें इससे जल्दी नहीं बढ़ना पड़े। उस तरफ केविन का मॉम भी बार बार कॉल किए जा रहे थे। वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फोन उठ रहे थे और उसका मॉम बोलते हैं शॉन उल्टी कर रही है और वो अभी बाथरूम पे है। केविन बोलता है टेम्परेचर चेक करो और मैं बस डिपोट में बस को रख के जल्दी पहुंच रहा हूँ दवाई लेके। फिर रूबी का कॉल आता है, बोलता है कि मैकेनिक आए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। केविन फ्यूल भरने के बाद जाएगा बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दे। वो जल्दी से फ्यूल भरवा के हाईवे पे जा रहा होता है। फिर उसका मॉम का कॉल आता है और बोलते हैं कि टेम्परेचर चेक किया और वो 100 के ऊपर दिखा। वो बताता है कि 100 के ऊपर नहीं हो सकता, फिर से चेक कर। उसका मॉम बोलता है तुम्हें पता है मुझे चेक करना नहीं आता, तुम जल्दी खा रहो, शॉन का तबीयत बहुत खराब। सीन शिफ्ट होता है, फायर फाइटर्स का चीफ हेडक्वार्टर्स पे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि कंडीशंस बहुत खराब, आग लगभग 100 एकड़ जमीन तक स्प्रेड हो चुका है और आगे जाना भी डेंजरस साबित हो सकता है। आगे से रेस्पॉन्स आता है, आईसीपी एस्टेब्लिश किया जाएगा रूट 70 स्कूटर नाम का जहाँ पे इमरजेंसी टीम डिसीजन लेगा कि क्या करना है। बेसिकली आईसीपी स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट कमांड पोस्ट, जो कि सेटअप किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक फ्लड, डिजास्टर, वाइल्ड फायर्स के दौरान, जहाँ पे फायर फाइटर्स, पुलिस और इमरजेंसी मैनेजर्स कोऑर्डिनेट होकर डिसीजंस लेते हैं। सिर्फ को बोला जाता है कि पलगा के आसपास, जो कि 200 से 300 एकड़ जमीन तक आग फैल चुका है और स्ट्रॉन्ग विंड ने इसको डाउन कैनियन की तरफ पुश कर रहा है। फिर सिप को बताया जाता है कि जार्बो कैब इंजिन कैम्प क्रीक रोड के तरफ एक्सेस बनाने की कोशिश की है पर फेल रहा, अब दूसरे तरीके से फिर से कोशिश कर रहे हैं। फिर सिप पूछता है कि कोई जगह ऐसा है जो कि खतरे में है। फिर उनको बोला जाता है कि हाँ, प्लेसेस लाइक पलगा, पर ये अनएविटेड है। और फिर हमारे पास है कनकाव, जो कि कपल ऑफ माइल्स दूरी पर होने की वजह से ये फायर से सेफ है और वहाँ पे 800 लोग ही है, सभी केबिन्स एंड ट्रेलर से ज्यादातर रिटायर्ड पोर स्मोकर्स, होम स्टेडर्स,
इस टाइप का लोग। फिर सिर्फ बोलते हैं, फिर भी एक इवैक्यूएशन वार्निंग इशू करता है और पूछता है पैराडाइज के बारे में। उनको बोला जाता है कि 8 माइल्स दूरी पर है कैनियन के दूसरे साइड पे, जहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 27,000 है। उसे नहीं लगता कि ये कोई इशू है। उनका एक टीम मेंबर बोलता है। फिर हेडक्वार्टर से रिपोर्ट आता है कैंप आईसी को, बोलती है कि कुछ कैमरा शटडाउन है और ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि नॉर्थ कनकाउ की एक स्पॉट फायर लगी है। फिर सिर्फ कंफर्म करता है टीम से। वो लोग बोलता है कि ये 3 माइल्स डिस्टेंस पर है ओरिजिनल फायर से। पता नहीं कैसे पॉसिबल है, शायद और एक फॉल्टी पावर ट्रांसमिशन इसका वजह हो सकता है। फिर PG&E लाइनमैन सीन पे आता है कि अब उनको बोलता है लास्ट नाइट रेड फ्लैग सिग्नल दिया गया था, तुम लोग जानते थे, तभी भी पावर लाइंस की कट नहीं की। अब 2 फायर जितना भी पावर लाइंस है इस एरिया पे अभी के अभी शट डाउन करवाओ, उससे पहले कि ये फर्दर कोई और जगह पे आगे। ये वो लोग बोलता है कि देखो हम आदमी भेज रहे सब स्टेशन पे इसको शट डाउन करवाने के लिए और ट्रांसमिशन टावर्स भी चेक करते हैं डाउन लाइन को सिक्योर करने के लिए। फिर कैब मसीना को 5 एडिशनल स्ट्राइक टीम्स भेजने को बोलता है और न्यूज स्टार्टिंग है। फिर इंजीनियर हॉपकिंस सीप को रिपोर्ट करता है, बोलता है कि मैं कनकाउ से जा रहा हूँ और यहाँ हेवी स्मोक और आग के छोटे छोटे गोले चमक रहे, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? सीप बोलता है। सामने से जवाब आता है अफर्मेटिव, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ इसके थ्रू। फिर आगे सीन में दिखाया जाता है लिटरली स्मोक की वजह से ऑलमोस्ट कुछ दिख नहीं रहा था और थोड़ा आगे जाने पे दिखता है कि सिर्फ स्मोक नहीं स्पॉट फायर भी लगा है। तुरंत ही रिपोर्ट किया जाता है सीप को। वो टीम के साथ डिस्कस करते हैं। उन लोगों को बिलीव नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो जगह लिटरली 5 माइल्स दूरी पे था मेन फायर। इसी बोलते हैं कि एक ही फायर है। वो लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल, बट सिर्फ एशिविटी से कहता है एक ही फायर और कनकाउ में रिसोर्सेज भेजने के लिए ऑर्डर देता है। फिर से सीन कार्ड होती है और केविन को दिखाया जाता है। रूबिका से बात होता है और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर वो सुनते नहीं। फिर से सीन शिफ्ट होता है, कनकाउ का सिचुएशन दिखाया जाता है। कनकाउ पे पूरा केओस मचे हुए थे, आसपास हर जगह स्मोक और आग लगा हुआ था। इवन कुछ लोग घर तक आग पहुंच गए थे और लिटरली घर भी जल रहे थे। और जहाँ पे कुछ लोग दौड़ रहे थे अपना जान बचाने के लिए, अपने अपने कार में जा रहे थे। कुछ लोगों के पास कार भी नहीं था तो उनको ऑफिसर हॉपकिंस उन लोगों को अपना कार में बैठा दिए और बाकी लोगों को भी साथ में इवैक्यूएशन करना लगा। पीसीसीन कार्ड होती है और केविन को दिखा जाता है। केविन जल्दी जल्दी फीमेल भर के निकल जाता है। फिर रूबिका भी कॉल करती है। केविन उसको समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि बस एक जगह पे और रुक जाना है, बट वो मानता नहीं है। फिर वो बताती है कि मैकेनिक्स तुम्हारे लिए पूरा दिन वेट नहीं करेगा। इवन दूसरा सब ढूंढने का भी बात करता है। फिर वो जल्दी जल्दी ड्रग स्टोर से दवाई लेके बस डिपो में जा रहा होता है। इतने में उसको एक्स का कॉल। वो बोलती है कि शॉन बार बार कॉल कर रही है और घर आना चाह रहा है, हुआ क्या है? केविन जवाब देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है और वो स्कूल नहीं जा रहे थे कुछ दिनों से। बोलते क्या शॉन स्कूल कट कर रहा है? केविन बात पलटता है और बोलता है कि वो वॉमिटिंग कर रहा है और थोड़ा फीवर है, मैंने दवाई ले लिया, बस को पार्क करके उसके पास ही जा। फिर थोड़ी देर और झगड़ा होती है उसके साथ और वो बोलती है कि इस हफ्ते में मैंने किसी को डेट की और तुम्हें इसका मतलब पता है अच्छे तरीके से। तुम्हारा लाइफ इतना मेसी होने का रीजन है और क्या नहीं बोलूं? केविन बोलता है। फिर वो बोलती है कि मुझे कहीं जाना है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। फिर वो बस को साइड में रोकता है और अपना फोन को वॉलपेपर देखता है जो कि उसका और शॉन का बचपन का इमेज। फिर वो बिना सोचे बस को घुमाता है और घर की तरफ जा रहा होता है। फिर से सीन कार्ड होती है। स्टीव हॉपकिंस को रिपोर्ट करके बोलते हैं कुछ ही देर में एयर अटैक किया जाएगा, बस थोड़ी देर होल्ड करो। फिर कनकाउ का सिचुएशन दिखाया जाता है जो कि जहाँ पे लिटरली हर जगह आग लग चुका था और आसपास सब जगह धुआं की वजह से दिख भी नहीं रहा था ज्यादा कुछ। आग और ज्यादा फैल रहा था तेजी से, फुल केओस वाला। कैंप आईसी को रिपोर्ट किया जाता है रिगार्डिंग एयर अटैक्स जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है टारगेट हिट करने के लिए वेन्स की वजह से। सिर्फ सेकंड ट्राई करने के लिए बोलता है। कैंप आईसी हेडक्वार्टर्स पे रिपोर्ट करके बोलता है 10 एयर टैंकर्स, 6 टाइप 1 हेलीकॉप्टर्स, एक लीड प्लेन और 25 एडिशनल इंजन इमीडिएटली कनकाउ पे भेजने के डिमांड किया जाता है। इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है और यहाँ से फिल्म लिटरली इंटेंस चला जाता है। मल्टीपल सीन शिफ्ट्स होता है, कैसे कैसे स्ट्रगल्स करते हैं और कैमरा मूवमेंट्स वो लिटरली इंसेन, क्योंकि कनकाउ में पूरा आग उन लोगों के सराउंड कर लेते हैं और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो सीप से ऑर्डर आता है कि पानी से हॉफमैन ब्रिज में आने की कोशिश करो। फिर वॉक का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत क्योटिक था। वो लोग पानी पे उतरे आग से बचने के लिए, पर हेवी विंड उनके तरफ आग खेड़ी करके ला रहे थे। हर एक लोग डरा हुआ था, ऑलमोस्ट होप छोड़ दिए थे और तभी एयर टैंक टारगेट को हिट करता है। थोड़ी देर के लिए लाइंस डिस्कनेक्ट हो जाती है और सीन भी शिफ्ट होता है कैंप आईसी के ऊपर। तो पता नहीं चलता एक्चुअली हुआ क्या है।
वो लोग भी थोड़ी देर के लिए सोच लोग सिचुएशन लूज किया। अचानक से कोड फिर से कनेक्ट होता है और उनका सांस में सांस आता है। फिर इमीडिएट मेडिक्स का डिमांड किया जाता है मल्टीपल वार्ड इंजरीज के लिए। फिर सिर्फ रेस्पॉन्स करता है कि मेडिक्स भेजा जा रहा है और इवैक्यूएशन पाथ को क्लियर करने के लिए ड्रोसेस भी भेज रहे हैं। सामने से रेस्पॉन्स आता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे, क्रिटिकल कंडीशन है और एक्सट्रीम फायर बिहेवियर, और फायर स्प्रेड हो रहा है क्रिटिकल रेट से, जो कि पैराडाइज की तरफ जा रहा है। और फिर वो सीन दिखाया जाता है, हेवी विंड्स फायर को कैरी करते हुए तेजी से पैराडाइज की तरफ ले जा रहा है, और पावर ट्रांसमिशन टावर का एक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि अभी तक वो लोग पावर काटेंगे। सीन काट होता है और केविन को दिखाया जाता है, वो अपने बेटे को कॉल लगाता है, सॉरी बोलते हैं लास्ट नाइट के लिए, और कनकाव के कंडीशंस के बारे में अलर्ट करते हैं, और बार बार न्यूज चैनल चेक करने के लिए भी बोलता है, और वो मेडिसिन लेके जल्दी आ रहा बोल के कॉल काट कर देता है। फिर से सीन काट होता है, फिर हेडक्वार्टर्स पर मैंडेटरी रिपोर्ट इशू करवाते हैं इवैक्यूएशन के लिए इस पैराडाइज का जोन 3, 8 और 14 को, जहाँ पे 4000 एस्टिमेटेड रेजिडेंट्स है। फिर रूबी ज़ारा बस ड्राइवर्स को अलर्ट करता है और इस पैराडाइज का स्कूल का बच्चों को पिक करने को बोलता है। वहाँ पे फायर तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। केनियन पे एयर सपोर्ट के लिए बोला जाता है। एयर अटैकर्स बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, वेस्टर्न साइड से केनियन की तरफ तेजी से आग बढ़ रहे हैं। विंड का रफ्तार यहाँ पे असली प्रॉब्लम है। हेलीकॉप्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर सी हेडक्वार्टर से बात करके और बैकअप साथ 2 से 3 घंटे डिले होगा बोला जाता है। फिर एयर वार्डर्स को भी स्ट्रॉन्ग विंड और कम एयर स्ट्राइकर्स की वजह से वापिस आना पड़ता है। फिर मिस रूबी सभी बस ड्राइवर्स को इस पैराडाइज का जोन 3, 8 और 14 का सभी बच्चों को सीको डिपोट पे इवैक्यूएट करने को बोलता है। फिर सीन कार्ड होता है और पोंडेरेसा एलिमेंट्री स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे 23 बच्चा है और कुछ रीजंस की वजह से उनका पेरेंट्स उनको लेने नहीं आ पाएगा। उनका स्कूल का प्रिंसिपल रूबी को कॉल लगाता है और सिचुएशन के बारे में बोलता है। फिर वो हाँ कर देती। रूबी इमीडिएटली खबर बस ड्राइवर्स तक पहुंचाता है। लिटरली कोई भी बस अवेलेबल नहीं था, तो केविन रुकता है। अब वो बेचारा 2 तरफ फंस जाता है, एक तरफ उसका बेटा जो कि बीमार है और एक तरफ वो तेज बस। इनको एक बस सही होता है इवैक्यूएशन जोन में जाने के लिए और उनका पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। वो रूबी को रिपोर्ट करता है, बोलता है कि मैं पहुंच सकता हूँ। याद है मैं थोड़ा लेट था। फिर रूबी का सांस में सांस आती है और बोलती है कि मेंटेनेंस का बाद में देख लेंगे, अगर तुम बच्चों को सेफली पहुंचा सकते हो तुम बहुत अच्छा काम करो। केविन बोलता है कि उनको तैयार रखो और मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है और कहानी आगे भी और भी ज्यादा इंटरेस्ट होना शुरू होता है। फिर दिखाया जाता है फायर फाइटर स्ट्रगल कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन आग तेजी से आगे बढ़ रही है। और फिर केविन पहुंच चुके बच्चों को पिक करने के लिए, जहाँ पे वो स्कूल का प्रिंसिपल और एक टीचर मेरी लडविक से मिलता है, और केविन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों को पास में उठाने के बाद मेरी लडविक को भी आने के लिए बोलता है, और वो लोग बच्चे के साथ पैराडाइज एलिमेंट्री की तरफ जा रहा है। और तभी उन्हीं बच्चों का 23 बच्चों का एक पेरेंट्स आता है बच्चों को लेने के लिए। तो कुल मिला के अभी 22 बच्चे मेरी लडविक और केविन के पास। फिर वो मिस रूबी को रिपोर्ट करता है और बोलते हैं कि सारा बच्चों को पिकअप कर लिया गया है, पर आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता। और इसी से यहाँ से आगे फिसलना शुरू होता है। मेरी एक मैप दिखाता है और बोलता है हम ये ईस्ट लाइन है और हम ये पेंस वाला रोड पे ही रहेंगे, और फिर एक राइट ले लेंगे पियर्सन से पैराडाइज एलिमेंट्री पे जाने के लिए। एक ही प्लेन है और इस पे आगे रहना है। फिर केविन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रोड से जाना सेफ रहेगा, एक बार देखो उससे, इससे बेटर हुए है। पर क्योंकि मिस लैडविक मानता नहीं है और बोलती है लेकिन यही तो प्लान है, और केविन आर्ग्यू नहीं करना चाहता। वो ऐसे ही कभी प्रेशर में है तो वो कहता है ठीक है जैसे आप बोलो ठीक। फिर सीन कार्ड होता है। आईसीकेएम टीम को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर से सिचुएशन देख रहा है, और उनको सीको वाले रोड पे बहुत ट्रैफिक दिखता है, और डिस्कस कर रहे होते हैं कि कम से कम सीको पहुंचने के लिए 15 माइल्स का ट्रैफिक है। फिर सीप एक्सिबिशन हॉल पे आता है और पूरा टाउन को इमीडिएट इवैक्यूएशन जोन में जाने के लिए ऑर्डर देता है, और शेरी कुछ से सहमत नहीं होता और बोलते हैं कि हम यहाँ पे 26,000 लोगों की बात कर रहे हैं, पूरा केओस मच जाएगा पूरा टाउन, और क्या तुम्हें आइडिया है तुम क्या बोल रहे हो। पीसी बोलता है मैंने खुद के आंखों से देखा है पूरा केओस। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रूल के हिसाब से खेल सकते हैं और सब मारे जाए, या तो मैटर अपना हाथ में लेके एक रिस्क उठाया जाए। पीसी सीन कार्ड होता है और रूबी 963 जो कि केविन का आवाज है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और केविन भी कोशिश करता है पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाते, और वो लोग हेवी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। लोग सेफ इवैक्यूएशन जोन में जाने से आ रहे थे, और फायर फाइटर्स की वजह से भी अलग से ट्रैफिक जैम हो चुका था। थोड़ा सा सबर करने के बाद वो बोलते हैं बाहर में जाए सब मेरे हिसाब से ड्राइव करने को। फिर मिस लड़की बोलता है कि पर यही तो प्लान है। फिर वो बोलता है कि रूल्स के हिसाब से खेलेंगे तोड़ते ही रह जाए, बोल के लिटरली ट्रैफिक के अंदर से टांग ले।
बच्चे सारे चिल्ला रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, पर उस रूट में भी ट्रेविस होता है। फिर आपस में वो लोग थोड़ा बात करता है, लाइक कब से टाउन में रह रहा है। फिर मेरी के बारे में पूछता है, बोलती कि मैं यहाँ पे बड़ी हुई, शादी हुई 19 साल हुई है, 15 साल का एक कीड है देखना। मैं उसको लेने जा रहा था, पर कोई नहीं, मेरे सिस्टर उसको पिक कर लेगा, ऐसा बोलती है वो। फिर वो केविन के बारे में पूछता, बोलता है कि मैं 16 साल की उम्र से यहाँ से चला गया था, अभी 44 में फिर से वापस था। फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरे जगह पे रेडियो में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग हो रहा होता है। पैराडाइज का सारा जोन से इवैक्यूएशन करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है। फिर से रूबी कनेक्ट करने की कोशिश करता है और बोलती है कि पैराडाइज एलिमेंट्री के किड्स को ड्रॉप मत करो, पूरा जोन इवैक्यूएशन करने की ऑर्डर दी गई है, सीधा उनको लेकर सीको फेयर ग्राउंड तक, वो नहीं जोन है। फिर इस पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भयंकर आग लगा है, लिटरली हेल नजर आ रहा होता है दिन। फायर फाइटर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है और फिर भी सीन पे ऑलमोस्ट जीरो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर से सीन के पास रिपोर्ट आता है, फेदर रिवर हॉस्पिटल पे भी आग देखा गया है, जहाँ पे 15 से 20 पेशेंट्स और टीम कोशिश कर रहे हैं इनको सेफ जगह ले जाने की। जो भी कर सकते हो जल्दी करो, हॉस्पिटल को आग से बचा लो, ऐसा बोलती है। हेवी स्मोक और एयर अटैक्स की वजह से सारा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड किया गया है, कुछ भी हवा में नहीं जाए। फिर ट्रेविस के बारे में पूछा जाता है, दिखाया जाता है कि आग रास्ता तक पहुंच चुका है और व्हीकल्स मूव तक नहीं कर पा रहे ट्रेविस की वजह से, और फायर की वजह से भी इम्पैक्ट बढ़ रही है इवैक्यूएशन के लिए। सीफ के तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर आता है कि सारा कार को हटाया जाए जो कि बीच में छोड़ दिया गया है और रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, हम वो सारे रूट लूज नहीं कर सकते। फिर बोला जाता है कि ये कोई वाइल्ड फायर नहीं रहा, ये एक टाउन फायर है, ये एक टाउन फायर है जो कि हर एक घर को जला रहा है। तो साथ में रहो, अपना बेस्ट करो जो कर सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है केविन के तरफ, जो कि हेवी ट्रैफिक में फंसा हुआ है और बार बार शॉन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे मिस लैडविक और केविन के बीच में थोड़ा केमिस्ट्री बनता नहीं दिखाई देता। वो पूछती है कि तुमको कहा जाना है किड्स को ड्रॉप ऑफ करने के बाद। वो बोलता है कि मैं के लिए मेरा बेटा है वहाँ पे उसका ग्रैंड माँ के पास, मैं बोला था कि मैं सीधा घर पहुँच रहा हूँ। फिर मेरी बोलती है कि उनको इवैक्यूएशन ऑर्डर मिल जाएगा, तुम साइन अप किए थे इसके लिए, राइट। फिर केविन का हालत और टाइट होता है और सारी इलाके मना कर देता है और बोलता है कि टाउन हॉल से मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहता है पर मैं इग्नोर कर देता। फिर मेरी पूछते है कि उसका ट्रेन में ड्राइव कर सकती है, जवाब आता है नहीं। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था वैसे ही। फिर अचानक से लेफ्ट वाले एक घर में आग लग जाता है और सारे बच्चे चिल्ला उठते हैं। ऐसे में ट्रैफिक में फंसे हुए लोग भी इलीगल तरीके से आगे निकलने की कोशिश करता है। फिर उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो मेरी को बोलता है कि तुम सीट पे बैठो और मैं थोड़ा देख कर, और ट्रैफिक क्लियर होते होते तुम बस को आगे लेके आना, ठीक है। फिर मेरी को बस पकड़ा के वो उतर जाता है और बहुत मुश्किल से ट्रैफिक वाले भैया के साथ वो ट्रैफिक क्लियर करवाते हैं और ये वाले सीन जैसे फिल्मिंग की गई है देखने में काफी कूल है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाता है फाइनली और वो लोग एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। सारे बच्चे भी बहुत खुश थे। मेरी उनको बैग्स वगैरह तैयार रखने को बोलता है। 1 मिनट दूरी पे थे ड्रॉप ऑफ से, पर खुशी ज्यादातर टिकता नहीं। जहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना था वो जगह लिटरली जल रहा था, सारे घर पे आग लगा हुआ था। फिर वो लोग उतर के देखते हैं पर कोई नहीं होता। वो लोग टेंशन में पड़ जाता है कि आगे क्या कर। ऊपर से रेडियस भी डाउन होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी जगह से। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हर जगह आग लगा हुआ है, धुआं उड़ रहा है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं रास्ते से और फायर फाइटर्स का टीम भी कोशिश कर। और फिर सीप को रिपोर्ट किया जाता है 27,000 लोग पैराडाइज में है, 12,000 लोग मेघालय पे है और सिर्फ 8,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाकी 30,000 से भी ज्यादा लोग अभी भी कहीं ना कहीं आग से जूझ रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। जवाब आता है कि मल्टीपल स्कूल्स है टाउन में, कई गैस स्टेशन, 2 ओपन फैसिलिटीज और रिपोर्ट के अनुसार एक स्कूल बस जिसमें 22 स्टूडेंट्स है जो कि पोंडेरोसा एलिमेंट्री स्कूल से निकला है। और खबर आ रहा है कि पावर लाइंस अभी भी पूरी तरीके से शट ऑफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से पीजी एंड ई लाइनमैन को बुलाते हैं और लिटरली मुंह से पे सीन शिफ्ट होता है बस के तरफ। हाँ, वो लोग ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, स्ट्रीट ट्रैफिक में फंसा हुआ है। दोनों आपस में बात करते हुए साउथ वेस्ट की तरह से वहाँ से सीको जाने का बात होता है। फिर मेरी बोलती है कि पेंस एंड प्यार पे नहीं जा सकते, बाकी बचा नील एंड स्काई पे। मेरी बोलती है कि नील पे शायद कम ट्रैफिक से और एक अच्छा चांस हो सकता है। फिर केविन बोलता है नहीं, नील पे नहीं जा सकते, वहाँ पे रोड नैरो है और पूरा रोड 180 डिग्री टर्न से वो 35,000 पाउंड पास के लिए नहीं बना, सिर्फ वहाँ पे जाके हम ट्रैक हो जाएंगे। फिर वो लोग स्काई वे जाने का सोचते।
अचानक से एक बच्चा बोलता है कि तुम लोग को नहीं पता है ना मेरा पेरेंट्स कहाँ पर। वो लोग बोलते हैं नहीं पता। वो लोग बोलते नहीं पता बेटा, पर हम उनको ढूंढ लेंगे। केविन पूछता है तुम्हारा पेरेंट्स टाउन में रहता है राइट? तो बच्चा बोलता है मेरा मम्मी रहता है, पर मैं मेरा पापा को नहीं देखता। फिर बोलता है मैं तुमको तुम्हारा मम्मी के पास पहुँचा दूंगी और मुझे मेरा बेटा के पास पहुँचना, और ये हो गया है। फिर सीन शूट होता है। सिर्फ को पता चलता है कि फायर स्प्रेड हो रहा है ज़्यादातर पैराडाइज में, दोनों बिजनेस और रेजिडेंशियल एरिया पे, और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर कोरियम और एयर अटैक्स भी अभी तक ग्राउंडेड। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे केविन बस को स्काईवे का रूट पकड़ने के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं। वहाँ पे रोड पे पूरा केओस दिखता है। ट्रैफिक तो थे ही, उसके अलावा पावर लाइन्स अभी तक काट नहीं किया गया है और केबल्स वगैरह टूट के रोड पे गिर रहा होता है। इसकी वजह से अलग से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे ड्राइव करके वो लोग फाइनली स्काईवे का रूट ले लेते हैं और वहाँ पे जाते ही जैसे कि एक और हेल का दरवाजा ओपन था उनके लिए। हर तरफ आग लगे होते हैं, कुछ लोग बेहोश होके पड़े होते हैं, काफी लोग इंजर्ड थे, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं कर पा रहे। और तो और एक लोगों के पीछे लिटरली आग लग जाता है और कुछ लोग गन लेके आ जाता है और उनको डोर ओपन करने को बोलता है। भाई ऐसे उनके पटके चारों के रखा था और ऊपर से लुटेरे आके गन दिखाता है और फिर उनको एक गैप दिखता है, वहाँ से जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। और फिर केविन बोलता है हमारे पास अभी एक ही रास्ता बचा है और वो है नील। फिर से शिफ्ट होकर सी को फेयर ग्राउंड दिखाया जाता है और इंजर्ड लोगों को लाया जा रहा है और अभी रूबी सिंह पे आया होता है और 963 बास के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ पे 4 बच्चों के पास पानी खत्म हो गए थे और उनको गर्मी लग रही थी और ऊपर से जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं बास के अंदर पे अचानक स्मोक आ रही होती है एसी के थ्रू। और थोड़ा आगे जाते तो उनको लोगों को सामने एक कंटेनर ऐसे बैरियर आ जाता है। फिर केविन बोलता है कि यहाँ पे एक बैक एग्जिट है जो कि रोड पे लीड करता है, फिर वहाँ से हम नील पे पहुँचेंगे और हम निकल सकते। फिर अचानक से एक बच्चा का हालत बहुत खराब हो जाता है और सारे बच्चों को प्यास लगती है, लेकिन किसी के पास पानी नहीं होता। मेरी केविन को बुला के बस रुकवाता है। फिर केविन पानी ढूंढने के लिए जाना चाहता है, पर वो जाने नहीं देती और बोलती है कि नहीं तुम बस पे रहो, अगर आग आ गए तो ड्राइव करो, मुझे बस 2 मिनट लगेगा बोल के बस से उतर जाता है। पहले टेप ट्राई करता है पर कुछ नहीं मिलता है। फिर एक वैन दिखता है साइड में खड़े, साइड में पर एक शेयर से वैन को फोड़ता है और लकीली कुछ बोटल्स मिलता है। फिर उनको लेके आने ही वाला था, कुछ लोग बाहर से गन लेके गुजर रहे थे और पीछे से बड़ा सा प्रोपेन स्टोरेज टैंक फूटने का आवाज आता। हाँ, मैं भी सोचा था कि अब केविन को बस स्टार्ट करके अगले बच्चों को संभालना पड़ेगा, पर लकीली वो सही सलामत बस पे लौट आती है। बस चला ही रहे होते हैं, अचानक रास्ते के सामने आग लग जाता है। जैसे जैसे करके बस घुमा के उनको एक सिर्कुलर रोड मिल जाता है, जहाँ से वो लोग नील का रूट ले लेते हैं। उधर सारा पेरेंट्स इकट्ठा हो जाता है और रूही बोलता है कि हमारा बस पोंडेरो से एलिमेंट्री स्कूल से बच्चों को लेके निकला है और वो तो कोर्ट को थैंक्स करना शुरू कर देता है। रूही बोलते हैं लेकिन हमारा उनसे उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाए और जितना मुझे पता है वो लोग कहीं इस पैराडाइज में है। केविन जो कि न्यू बस ड्राइवर है वो बस को चला रहा है, लिटरली यही बोलता है एंड दिस मेड मी लाफ इन अ सिचुएशन लाइक दिस। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि केविन रोड से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत नहीं हुए, ऊपर से धुआं की वजह से कुछ ज़्यादा देख भी नहीं। इस को बताया जाता है कि ब्यूटी क्रीक कैनियन और रेस्टोरेंट्स का फायर मार्च हो चुका है पैराडाइज में और जो कि पैराडाइज का वेस्ट ओशन में बर्न कर रहा है और जो जगह फायर से सेव है वो है रोटन फोस्टर। और ये प्लेस भी बहुत ज़्यादा देर नहीं बचेगा, बहुत तेज़ी से फायर स्प्रेड हो रही है। हमारे पास बिल्कुल सही रिसोर्सेज है अभी उनको देने के लिए, जो भी उनको उससे पास निकलने के लिए कुछ करना है। फिर शिफ्ट होके बस को देखा जाता है, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आता है। ये भी पूछता है कि तुम लोग उस तरफ क्यों जा रहे हो, वापस
सिम कार्ड होता है और सी को बोला जाता है कि वाटर सप्लाई बंद हो, हाइड्रेट में प्रेशर भी नहीं बचा, हम हर रहे। फिर वो लड़की नसीमा बताती है कि हम अगर अभी भी सही से स्टेप्स ना लें तो सुबह तक हंड्रेड्स या फिर शायद थाउजेंड्स फीट लीटर्स फेस करना पड़ सकता है। अब इस मूवमेंट में या तो हम आग से डर सकते हैं या तो लोगों को सी बोलता है लिसन आग को छोड़ दो और जितना भी रिसोर्सेज बच सके गाँव में जाओ, मतलब उनको अपना लाइफ को खुद बचाने के लिए ज़्यादा भी बचा सकते हैं। यही बस बता सकते हैं। फिर एक शॉट दिखाता है जो कभी ऐसा कुछ नहीं बचा और मिल गया था सिंगा और दिखा सिचुएशन और सुनकर पॉसिबल डेंजर्स इवन तो अगर मैं सारे खुद को सेफली ड्रॉप ऑफ कर दूं, पर जिंदगी सेकंड सेंस के ऊपर नहीं सकती। ऐसा क्यों बोल रही है मेरी बोल? ये प्रिंसिपल रहता है। मैं अपना डेट से लास्ट बात किया था 28 साल। मैं 16 साल का था, क्रिसमस का समय था। फिर हमारा लड़ाई, मैंने जो शुरू किया था वो खत्म नहीं किया, ऐसा कुछ बकवास जो कि हमेशा से यही रीजन था। फिर वो मेरे तरफ आता है जैसा कि हमेशा आता था, पर इस बार मैंने उनके तरफ गया चिल्ला के। और अगला चीज जो मुझे याद है, मैं फ्रंट डोर को ओपन किया और मैंने उनका नाम लेके गाली दी और बोला मैं तुमको कभी नहीं देखना। फिर वो बोले शायद तुम मर गए। पहले मैं खुश था, आई वाज प्राइड, पर कुछ साल बाद मेरा लाइफ लिविंग हेल जैसा हो गया, टर्न्ड इनटू शेम। कुछ महीने पहले मेरी नौकरी नाइट शिफ्ट पे काम कर रहा था। फिर मेरा मम्मी का कॉल आता है, वो बोलती है कि केविन तुम्हारा पिता बहुत बीमार, तुमको घर आना पड़ेगा। फिर मैंने पूरा रात गाड़ी चलाई और मैं बहुत लेट था। वो उसी सुबह मैं बहुत लेट था एज ए सन एंड एज ए फादर। कितने बारी मेरे बेटे मेरे को रीच आउट करने की कोशिश की, पर मैंने सुना अब ये बहुत लेट। और फिर कुछ इंडस्ट्रियल जैसा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते जो कि लिटरली देख के फील होता है दैट स्पीक राइट। फिर अचानक से आग उनके तरफ आता दिखता है। बास में रहा एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके केबिन दौड़ के आग बुझाने के लिए जाता है। फिर बास का पीछे की तरफ भी आग आ रहा होता है। वो एक्सटिंग्विशर मेरी को देखे अपना शार्ट से थोड़ा कोशिश करते हैं, तभी एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है और चारों तरफ से आग आ रहा होता है। फिर वो मेरी को बास में जाने के लिए बोलता है और वो अकेला कोशिश करते हैं, तभी उसका हाथ थोड़ा जल जाता है क्योंकि बहुत तेजी से आग जल रहे थे। ऊपर से चारों तरफ से आग उनको घेर रहे होते हैं और उनके पास ऐसा कुछ रिसोर्सेज भी नहीं था, तो केबिन भी बस के अंदर आ जाता है और बस स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर वो मेरी को बस पकड़ा के कुछ करता है और बस जैसे जैसे स्टार्ट हो जाता है, बिना कुछ सोचे वो फायर के थ्रू ड्राइव करना शुरू करता है और ड्रोन शॉट की ये वजह से काफी अच्छा। पूरा जंगल जल रहा है चारों तरफ से, बच्चे चिल्ला रहे थे। लिटरली तेज जिंदगी को लेके केबिन मौत से लड़ रहा होता। सारे होप छोड़ दिए थे और केबिन बिना सोचे जला हुआ हाथ लेके बस ड्राइव करे जा रहे थे आग को लेके। जितना स्पीड से हो सके उतना तेजी से चला रहा होता है और अचानक से ऐसा स्क्रीन रेड से ब्लू हो जाता है। लिटरली गूज़बम्स वाला मोमेंट था। केबिन ऐसे चारों तरफ देखता है जैसे कि आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा।
केविन को फाइनली जाके सांसों में सांस आता है। जैसे कि इतना देर से दिल का धड़कन रुका हुआ था और अब जाके फिर से धड़कना शुरू हुआ। फिर वो लोग सीधा सीखो फेयर ग्राउंड्स पे जाता है और वहाँ से एक सीन दिखाया जाता है। सारे पेरेंट्स रो रहे थे तभी सब बस का हॉर्न बजता है। फिर सारे पेरेंट्स अचानक से दौड़ के आ जाता है और ये मतलब मोमेंट उनके लिए नहीं रहते। फिर सारे बच्चे बस से उतरते हैं और अपने अपने पेरेंट्स के पास दौड़ के चला जाता है। मेरी केविन के पास आता है, एक दूसरे को थैंक्स बोलता है और दोनों एक दूसरे को एक बड़ी हग करते हैं। और केविन बोलते हैं मुझे एक फ़ोटो भेजना बहुत सारे एलिफेंट्स का, ठीक है। ये वाला मोमेंट बहुत इमोशनल कर दिया था। तो सारे लोग मेरी और केविन को थैंक्स बोलते हैं। केविन भी सारा चीज़ें देख के इमोशनल हो जाता है कि वो बस से उतर जाता है और रूबी आती है। वो लोग थोड़ा बात करता है, रूबी लिटरली रो रही है। फिर केविन उसका फैमिली का नाम चेक करने जाता है पर लिस्ट में नाम नहीं होता। तो दौड़ के रास्ते की दूसरे साइड चला जाता है। लकीली वो भी उसका मालिक, वो उनसे पूछता है कि शॉन कहाँ है। वो बोलती है वो उसके माँ के साथ। जब वो उसके माँ के साथ होता है तब वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। एक ड्रोन शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट ट्रक से जल के लिटरली एशेज में बदल चुका है। अभी भी धुआं उड़ रहा है। फिर केविन अपने घर के वहाँ जाता है जहाँ पे उसका और शॉन का एक फोटो मिलता है। वो उठाते हैं और फोटो को देख रहा होता है तभी एक गाड़ी आता है। उसमें से उसका बेटा निकलता है और बिना कुछ बोले दौड़ के आता है। फिर काफ़ी समय तक एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, जैसे कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पर बोला नहीं जा रहा। It's like I know many people in my life, made many friends, but some of them I know very well. We shared things, did things together, we have captured moments together. So you might say that I'm a lucky guy as a friend. But when I look at the relationship between me and my father, it's more like a professional. If I check my call history, I'll see whenever I called him, I remember him calling him for help. Now, if I suddenly try go to talk to him, he'd probably think I'm acting weird all of a sudden. That puts me in a situation where I think I know hundreds of people out there who don't even matter to me, and if I try finding any moment capsuled as a son, I'd probably find nothing except the memories of my father running after me.